हेलो, नमस्कार। मैं चेतन लाल रेगर, स्वाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के प्रकार के संदर्भ में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन एक तटस्थ प्रक्रिया है। ये अच्छाई व बुराई को प्रकट नहीं करती। जब हम इसमें दिशा परिवर्तन का कर्म, सामाजिक मूल्य एवं गुण मात्रा आदि का समावेश करते हैं तो परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं की अवधारणा जैसे वृद्धि, अनुकूलन, विकास, उद्विकास, प्रगति, अवनति, क्रांति आदि का बोध होता है। अनेक बार इस विभिन्न अवधारणाओं का प्रयोग समान अर्थों में किया जाता है। साधारण व्यक्ति ही नहीं बल्कि अनेक समाज वैज्ञानिक भी इस प्रकार की भूल कर बैठते हैं और इसमें अंतर करने में असमर्थ होते हैं। समाजशास्त्र के जो जनक थे ऑगस्ट काम्टे, उन्होंने भी उद्विकास, प्रगति और विकास में स्पष्ट भेद नहीं कर पाए। इसी संदर्भ में होबहाउस ने भी विकास और प्रगति का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। होबहाउस जिस परिवर्तन को विकास की संज्ञा देते हैं, आधुनिक समाजशास्त्री उसे प्रगति कहते हैं। स्पेंसर, लेस्टरवार्ड, मार्क्स, गिंडिक्स जैसे प्रसिद्ध समाजशास्त्रियों की रचनाओं में भी इन शब्दों के प्रयोग में स्पष्टता नहीं आ पाई। इतना अवश्य है कि सामाजिक परिवर्तन की ये सभी जो प्रक्रियाएं हैं, तार्किक दृष्टि से एक दूसरे से संबद्ध होते हुए भी भिन्न प्रकार की स्थिति की सूचक हैं। इनके संबंध में स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है और हम यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन के जो प्रमुख स्वरूप हैं उनका हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे। उसमें सबसे पहले हैं उद्विकास, इवोल्यूशन। समाजशास्त्र में उद्विकास की अवधारणा प्राणी शास्त्र से ग्रहण की गई है। डार्विन ने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपना उद्विकासीय सिद्धांत प्रतिपादित किया और कहा कि जीवों का उद्विकास सरलता से जटिलता और समानता से भिन्नता की ओर हुआ। स्पेंसर व मॉर्गन जैसे समाज वैज्ञानिकों ने उद्विकास के विचारों को समाज व संस्कृति पर भी लागू किया और कहा कि इनका भी जीवों की भांति उद्विकास हुआ है। अब बात आती है इसके मीनिंग और डेफिनेशन की, अर्थात उद्विकास का अर्थ और परिभाषा। किसी भी वस्तु के बाहर की ओर फैलने को उद्विकास कहते हैं, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से उद्विकास का ये अर्थ अपूर्ण है। वैज्ञानिक अर्थ में उद्विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक सीधी सादी सरल वस्तु या सावयव क्रमिक परिवर्तन के कारण जटिल रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए एक बीज का अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण कर लेना या एक सेल का मानव शिशु के रूप में परिवर्तित हो जाना उद्विकास है। इस प्रकार जब किसी वस्तु के गुण, ढांचे व कार्य में एक निश्चित दिशा की ओर निरंतर परिवर्तन होता हो तो उसे हम उद्विकास कहेंगे। उद्विकास को हम एक सूत्र द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं, जैसा कि उद्विकास के अंतर्गत जो बताई गई बात वह इस प्रकार है कि निरंतर परिवर्तन प्लस निश्चित दिशा प्लस गुणात्मक अंतर प्लस ढांचे व कार्य में भिन्नता। तो उद्विकास के अर्थ को स्पष्ट करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखा कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान कोई तत्व एक निश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाता है। इस प्रकार उद्विकास में किसी वस्तु में परिवर्तन समता से विषमता की ओर होता है। इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। मैकाइवर एवं पेज ने भी लिखा कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं होती बल्कि परिवर्तन की एक दिशा भी होती है तो ऐसे परिवर्तन से हमारा तात्पर्य उद्विकास से होता है। अर्थात मैकाइवर ने उद्विकास को आंतरिक शक्तियों द्वारा होने वाला परिवर्तन कहा है। इसी संदर्भ में ऑगबर्न एवं निमकोफ ने भी उद्विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन माना गया है, अर्थात उद्विकास किसी एक विशेष दिशा में होने वाला वह परिवर्तन है जो वस्तु की आंतरिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप पैदा होता है।
तथा इससे वस्तु की जटिलता में वृद्धि होती है। अब बात आती है इसकी विशेषताओं की कि उद्विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इस विशेषताओं के आधार पर हम उद्विकास की अवधारणा को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो है उद्विकास सदैव सरलता से जटिलता की ओर होता है। प्रारंभ में किसी वस्तु या प्राणी के अंग घुले मिले एवं धुंधले होते हैं। धीरे धीरे उनमें अंतर स्पष्ट होने लगता है, वे पृथक हो जाते हैं तथा उनका स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रारंभ में भ्रूण एक मांस का पिंड होता है। धीरे धीरे उसके हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख आदि दिखाई देने लगते हैं। इसी प्रकार दूसरी जो विशेषता है वह है उद्विकास निरंतर एवं धीमी गति से परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। उद्विकास में परिवर्तन निरंतर होता है, किंतु यह इतनी धीमी गति से होता है कि परिवर्तन को देख पाना संभव नहीं होता है। नंबर 3, उद्विकास विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है। उद्विकास के दौरान जीव अथवा समाज के विभिन्न अंगों में विभिन्नता पैदा होती है। वस्तु के अंग या शाखाएं धीरे धीरे स्पष्ट एवं पृथक होती जाती है। नंबर 4, उद्विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात ये सभी स्थानों व कालों में पाई जाती है। इसी प्रकार नंबर 5वीं जो विशेषता है कि उद्विकास एक निश्चित दिशा में होने वाला परिवर्तन है। यद्यपि यह निश्चित नहीं होता है कि यह दिशा क्या होगी, लेकिन यह तय है कि एक दिशा में यह होने वाला परिवर्तन है। नंबर 6, उद्विकास वस्तु की आंतरिक वृद्धि के कारण होता है। इसी प्रकार नंबर 7, उद्विकास के दौरान वस्तु अथवा समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है, न कि संख्यात्मक। नंबर 8, उद्विकास एक मूल्य रहित प्रक्रिया है, अर्थात प्रकृति की तरह इसका संबंध अच्छाई बुराई से नहीं होता। नंबर 9, उद्विकास कुछ निश्चित चरणों एवं क्रम में होने वाला परिवर्तन है, अर्थात प्रथम चरण के बाद द्वितीय और द्वितीय के बाद तृतीय चरण आता है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रथम के बाद तृतीय और फिर द्वितीय चरण आए। उदाहरण के रूप में एक बच्चा पहले युवा होगा फिर ही वृद्ध, न कि पहले वृद्ध फिर युवा। तो ये कहने का तात्पर्य कि उद्विकास का जो है जो चरण है वो निश्चित और एक क्रम में होता है। नंबर 10, उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। जिस चरण को छोड़ दिया गया है पुनः उसे आगे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे एक बालक युवा होने के बाद पुनः बालक की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य उद्विकास के जो चरण हैं वो एक बार आगे जाने के बाद वापस पुनरावृत्ति की स्थिति में वह नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से उद्विकास की ये 10 विशेषताएं हैं, जिससे हम समझ चुके होंगे कि उद्विकास की एक जो प्रक्रिया है निरंतर एक दिशा की ओर चलने वाली है और वो आंतरिक वृद्धि के कारण उसमें दिखाई देती है। अब डार्विन जो समाज वैज्ञानिक थे उन्होंने भी अपना उद्विकास के संबंध में एक सिद्धांत दिया है, उसके बारे में हमें यहाँ चर्चा करना आवश्यक है कि सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत है डार्विन के उद्विकासवाद पर आधारित है। अतः डार्विन के जो विकास की जो विचारों को जान लेना हमें आवश्यक है। अब तक ये धारणा चली आ रही थी कि पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं की सृष्टि जो है ईश्वर ने की, किंतु डार्विन ने अपने लंबे समय के अनुभव के बाद यह निष्कर्ष दिया कि प्राणियों का जो उद्विकास सरलता से जटिलता एवं समानता से भिन्नता की ओर हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी पर कोई जीव नहीं थे। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के कारण जीव का जन्म हुआ। प्रारंभ में जीव एक कोशीय थे। धीरे धीरे उनकी शरीर रचना में परिवर्तन हुआ और उसमें भिन्नता आती गई और विभिन्न अंग जो है उसके वो अलग होते गए। तो कहने का तात्पर्य डार्विन का मत है कि प्रारंभ में जो जीव था बहुत सरल कोटि का था। उसके विभिन्न अंग इतने घुले मिले होते हैं कि उन्हें स्पष्टता से न तो पहचाना जा सकता है और न ही उनको अलग किया जा सकता। विभिन्न अंगों में अनिश्चित संबद्धता होती है, किंतु धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होने लगता है। उसके विभिन्न अंग स्पष्ट और अलग होने लगते हैं तथा उसके स्वरूप में भी स्पष्टता आने लगती है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं
तो एक बीज प्रारंभ में सरल एवं अस्पष्ट रूप लिए हुए होता है, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होता है और जड़, तना तथा पत्तियां पृथक एवं स्पष्ट होने लगती है। तो इसी प्रकार से प्रारंभ में भी एक जो भ्रूण है वो मांस का एक पिंड होता है। धीरे धीरे उनमें हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, सिर आदि पृथक व स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो उद्विकास का ये जो प्रथम चरण है, जिसमें सरलता, अस्पष्टता और अभिन्नता धीरे धीरे जटिलता, स्पष्टता और संबद्धता में बदल जाती है। तो जीव के उद्विकास के दूसरे चरण में विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करने लगते हैं। उनमें श्रम विभाजन भी पैदा होता है, जैसे जड़ें भोजन प्राप्त करने, तना पेड़ को खड़ा रखने और पत्तियां हवा व धूप ग्रहण करने का कार्य करती है। तो प्राणियों के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख आदि अपने अपने निर्धारित कार्य करने लगते हैं। तो अंगों के पृथक व स्पष्ट होने पर भी उसमें परस्पर निर्भरता एवं संबद्धता बनी रहती है। एक अंग पर पड़ने वाला प्रभाव दूसरे को भी प्रभावित करता है, जैसे पेट खराब होने पर उसका असर दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। तो उद्विकास की ये प्रक्रिया निरंतर एवं धीमी गति से विभिन्न चरणों में होती है। अतः नया रूप सामने आने पर ही परिवर्तन ज्ञात हो पाता है। तो अर्थात उद्विकास के दौरान वस्तु के आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन आने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।